देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमित मल्होत्रा। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। कुल्लू के सैंज बाजार में एक दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों रुपयों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन प्रभावितों को प्रशासन मुआवजा देगा। करीब 8 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हां, 8 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। कुल्लू के सैंज बाजार में दुकान में भीषण आग लगी। दमकल विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उस वक्त चीख पुकार मचा होगा। आग को बुझाने के लिए किस प्रकार से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी। जानी नुकसान का फिलहाल कोई भी अंदेशा नहीं जताया जा रहा। गनीमत यही रही कि जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन यह हादसा कितना भयंकर था, यह आग कितनी भीषण थी, आग की लपटें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हां, और इसे दुकान के अंदर रखा गया लाखों रुपयों का सामान भी जलकर राख हो गया। कुल्लू के सैंज बाजार की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुल्लू के सैंज बाजार में एक दुकान में लगी इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताई जा रही है दमकल विभाग की तरफ से, लेकिन प्रशासन मुआवजा देगा। 8 लाख रुपए के करीब के सामान का यहां पर नुकसान हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी तुलसी भारती फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। तुलसी, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ मामला? हाँ बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरह से ये सुबह सवेरे 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब अचानक जो है ये जो दुकान में आग लगी और आग लगने के बाद जिस तरह से वहां पर जो 3-4 दुकानें और भी थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल जो है अब जो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी थे उन्होंने आग पर जो है काबू पा लिया गया है। और इस आग की बात करें तो अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस वजह से ये आग लगी है। तो इस आग में जो है लगभग 8 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसमें जो मकान मालिक है तेजराम उसको 2 लाख रुपए और जो किराएदार है शुक्र अली उसको 6 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है। तो प्रशासन की तरफ से जो है ये बताया जा रहा है कि इसका आंकलन किया गया है और हर संभव जो प्रभावित है उनको मदद की जाएगी। जी अमित। जी, बेहद शुक्रिया तुलसी तमाम जानकारी के लिए, पूरी अपडेट के लिए। तो वाकई में प्रभावितों की मदद प्रशासन जरूर करेगा। दमकल विभाग ने फिलहाल इस आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि 8 लाख रुपए के करीब का सामान जलकर स्वाहा हो गया। बात अब करते हैं बारिश की। शिमला में बारिश लगातार कहर बरपा रही है। ताजा मामला शिमला के ब्यूलिया मार्ग का आया, जहां देर रात डंगा गिरने से गाड़ियों को काफी क्षति पहुंची, गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। शिमला की मेयर कुसुम सदरेट ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। मेयर कुसुम से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता प्रदीप ठाकुर ने, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब डंका गिरा तब जो नीचे गाड़ियां खड़ी थी सीधा मलबा उन पर आकर गिरा और काफी गाड़ियां यहां पर काफी गाड़ियों को पहुंची। देर रात यहां पर बचाव कार्य शुरू किया गया। खुद मेयर यहां पर पहुंची हालातों का जायजा लेने के लिए। कई जगह हिमाचल प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश के कारण नुकसान भी हो रहा है। इस वक्त हम राजधानी शिमला के ब्योलिया इलाके में हैं, जहां पर भारी नुकसान हुआ है आज भारी बारिश के कारण। ये सामने आप देख सकते हैं कि यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है और इसके नीचे 3 गाड़ियां जो दबने का आशंका जो है जताई गई है। एक गाड़ी तो आप सामने देख ही रहे होंगे, एक गाड़ी इस वाहन के नीचे दबी हुई है, जो यहाँ पर भूस्खलन हुआ इसके नीचे यहाँ पर दबी हुई है। और आप सामने जेसीबी भी देख रहे होंगे कि इन जेसीबी के जरिए इस मार्ग को जो है वो जो है इसको बहाल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और अच्छी बात यह है कि सरकार प्रशासन इस वक्त जागरूक है। और जो नगर निगम शिमला की बात करें तो यहाँ की मेयर कुसुम सदरेट खुद मौके का मुआयना कर रही है। इस वक्त 12:44 हुए हैं, खुद मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद कुसुम सदरेट जो मेयर हैं नगर निगम शिमला की, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपने नुकसान का जायजा लिया, क्या आपने यहाँ पर अभी देखा है? बिल्कुल, जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैं से तुरंत में आई और यहाँ पे देखा कि काफ़ी नुकसान हो गया है। 2 गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ जो डैमेज हो चुकी हैं और 2 तो बिल्कुल दबी हुई हैं अभी।
और क्योंकि आजकल 3 दिन से जो है काफ़ी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, ये नगर निगम शिमला की मेयर थी कुसुम सदरेट। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है इस इलाके में, लेकिन जिस तरह से चाहे क्वालिटी वर्क पर सवाल उठ रहे हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा, और बाकी जो कह सकते हैं कि राजधानी शिमला के अंतर्गत जो सूखे पेड़ हैं, जो खतरा बने हुए हैं, उनको किस तरह से हटाना है, इसको लेकर भी एक प्रपोजल जो है नगर निगम शिमला की तरफ से दिया गया है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए कैमरामैन रोशन शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। और अब बात उस गाय की जिसको बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जी हां, नाहन में एक गाय को बचाने के लिए घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फिर आखिरकार गाय को बचा लिया गया। रेणुका के लाना चेता खड्ड में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ने से ये गाय फंस गई थी। हालांकि स्थानीय युवकों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। खड्ड में फंसी गाय को सुरक्षित बचा लिया गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये पानी का तेज बहाव अच्छों का हौसला पस्त हो जाए। लेकिन इन युवकों ने जब देखा कि एक गाय यहां पर बीचों बीच पानी के फंसी है, तो इन्होंने खुद इस मुसीबत से पार पाने के लिए यत्न करने शुरू कर दिए और फिर पानी में बकायदा एक रस्सी छोड़ी गई, रस्सी गाय के गले में बांध दी गई और उसके बाद जब पानी के बहाव में गाय नीचे आई तो रस्सी के जरिए उसे तट की तरफ खींच लिया गया। तो रेणुका के लाना चाहता खड्ड की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर एकाएक जलस्तर बढ़ने से ये गाय यहां पर फंस गई थी। हालांकि हिमाचल में अलग अलग जगहों पर से कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर ना सिर्फ लोगों को क्षति पहुंच रही है, बल्कि लोगों के पशुओं को, मवेशियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पानी के बहाव के चलते कई जगह काफी नुकसान बताया जा रहा है। ये गाय जब फंसी तो इसको यहां के युवकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देकर बचा लिया। और वहीं कुल्लू के श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को सकुशल बचा लिया गया। आपको बता दें कि पार्वती झरने का पानी बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई थी, लेकिन प्रशासन ने करीब 150 श्रद्धालुओं को बचा लिया है। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने श्रीखंड महादेव यात्रा पर रोक भी लगा दी। वहीं श्रीखंड यात्रा के दौरान मारे गए 2 यात्रियों के शवों को आज बेस कैंप लाया जाएगा। बताते चले कि पंचकुला और लखनऊ के रहने वाले 2 यात्रियों की मौत हो गई थी, लेकिन 150 यात्रियों को, जी हां 150 के करीब यात्रियों को प्रशासन ने बचा लिया है। और गनीमत रही कि बड़ा नुकसान हो सकता था, बड़ा जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिए हैं ये श्रद्धालु और फिलहाल श्रीखंड महादेव की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात आफत बनकर बरस रही है। नदियां नाले उफान पर हैं, प्रशासन अलर्ट पर है, कई जगह भूस्खलन हो रहे हैं। इन सब आपदाओं से हिमाचल प्रदेश का पुराना नाता है। हर साल कई बड़े हादसे भी होते हैं जो कभी ना भूलने वाले जख्म छोड़ जाते हैं। ऐसा ही कहर साल 2017 में राजधानी में बरपा था, लेकिन शासन और प्रशासन अभी भी इन हादसों से सबक लेने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। ये भयानक मंजर, चीखते चिल्लाते लोग, पहाड़ी के दरकने की इन तस्वीरों से हर कोई सहम गया। ये तस्वीरें पिछले साल 2 सितंबर 2017 की हैं, जब संजौली से कुछ ही दूरी पर पूरी की पूरी पहाड़ी दरक गई थी। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई सहम उठा था। ये भयानक मंजर राजधानी शिमला में हुआ था। रोड बाधित हुआ तो प्रशासन जागा और आनन फानन में रोड बहाल किया, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी यहाँ पहाड़ी दरकने का खतरा फिर बन गया है। पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। मॉनसून का समय है और इस वक्त हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पर पिछली साल इसी जगह से लैंडस्लाइडिंग हुई थी। ये पूरी पहाड़ी दरक गई थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान एनएच को यहाँ पर हुआ था और आवाजाही जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। मॉनसून का समय है और जो सेब सीज़न है वो भी अपने पीक पर है और ऐसे में अगर ये पहाड़ी अगर दरक जाती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बाकायदा वहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। प्रशासन ने अभी तक इस पहाड़ी के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस पहाड़ी के ठीक ऊपर एक मंदिर स्थित है और ऐसे में अगर फिर पहाड़ी दरकती है तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों को कई बार इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है।
वक्त हमने ही आगाह किया, पब्लिक हमारे साथ गई, पब्लिक ने भी सीएम साहब को भी लिख के दिया और विभाग पीडब्ल्यूडी को भी लिख के दिया, लेकिन आज तक कोई किसी प्रकार का यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी बैरिकेड्स नहीं लगे, कोई किसी प्रकार की पूछताछ नहीं हुई। प्रशासन की नाकामी की वजह से लोग आज भी मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। अगर समय रहते सरकार और प्रशासन नहीं जागा तो इस पहाड़ी से मौत किसी भी वक्त आ सकती है। शिमला से रेशमा कश्यप, न्यूज़ 18 हिमाचल। और वहीं मानसून की वजह से शिमला को 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से न केवल शिमला और उसके आसपास सैकड़ों पेड़ और दर्जनों मकान गिर गए, आम लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से पर्यटक कम आ रहे हैं और यहां के लोग भी घरों से कम ही निकलते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे 2 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। पहले दिन बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा चुनावों पर मंथन किया गया है। हालांकि अभी पहले दिन ही बैठक में तय नहीं हो पाया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का हिमाचल दौरा कब करवाया जाए। अमित शाह का दौरा अब कुछ और समय के लिए टल सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि मंगल पांडे ने चुनावी मंत्र यहां के नेताओं को दे दिया। सभी विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए डटने के निर्देश दिए गए हैं। को जो आशा थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वो आशा हिमाचल की जनता की पूरी हो रही है। और 2021 तक जिस स्वर्णिम हिमाचल को बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, उस स्वर्णिम हिमाचल को बनाने की दिशा में हम जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों की तैयारी हेतु प्रदेश सरकार और प्रदेश का संगठन किस तरह से चल रहा है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि विस्तृत चर्चा इसमें की जाएगी। और उन चुनावों की तैयारी के लिए आगे हम लोगों को क्या करना है, उसका विस्तृत ब्यौरा प्रदेश के प्रभारी जी यहाँ पर लेंगे। पार्टी में, संगठन में और सरकार में इस प्रकार की बैठकें निरंतर चलती हैं और उसी क्रम में ये बैठक यहाँ पर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में या कार्य पद्धति में ये स्वाभाविक बैठकें हैं। तो बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। क्या कुछ आज रहने वाला है खास, जानने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप ठाकुर शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ माना जाए, मंगल पांडे की तरफ से कल जो मंत्र दिया गया, मिशन 2019 को लेकर तैयार होती दिखाई दे रही है बीजेपी। आज होने वाली बैठक कैसे अहम रहने वाली है, क्या कुछ खास आज बीजेपी की बैठक से निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल अमित, देखिए जो आज बैठक होने जा रही है, दूसरा दिन है मंगल पांडे के हिमाचल प्रदेश के प्रवास का। और पिछले कल जिस तरह से विधायकों के साथ बैठक की, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ उन्होंने बैठक की, तो इसी तरह से आज अभी जो है कुछ देर में मोर्चों के और प्रकोष्ठों के जो प्रमुख हैं उनके साथ ये बैठक शुरू करने वाले हैं। कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी। 2019 का जो चुनावी मंत्र कह सकते हैं कि वो इनको दिया जाएगा, किस तरह से अब फील्ड में काम करना है। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हालांकि उनका जो हिमाचल दौरा प्रस्तावित था अगस्त महीने में, लेकिन जिस तरह से कल चर्चा हुई है उससे लग रहा है कि ये दौरा थोड़ा टल सकता है और सितंबर तक भी जा सकता है। लेकिन उससे पहले क्योंकि मानसून सत्र भी हिमाचल प्रदेश में 23 से 31 अगस्त तक चलना है, तो ऐसे में जो व्यवस्था है वो रह सकती है प्रदेश सरकार की भी और संगठन की भी। तो इस दृष्टि से उनके दौरे को जो टल सकता है कुछ समय के लिए। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव के लिए जो है पूरी तरह से भाजपा कह सकते हैं कि तैयारियां यहाँ पर कर रही है और महत्वपूर्ण बैठकें जो ये यहाँ पर की गई हैं अमित शाह के दौरे से पहले, तो ऐसे में आज भी मोर्चों के पदाधिकारियों को, प्रमुखों को और जो प्रदेश भाजपा के प्रमुखों को, उनको यही बात जो है जो संगठन की तरफ से और जो आलाकमान का जो संदेश है वो यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी कि 2019 के लिए फील्ड में डट जाएं। पिछले कल भी बैठक में विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही मानसून सत्र खत्म हो जाता है उसके बाद वो पूरी तरह से फील्ड में डट जाएं। जो प्रदेश सरकार के 6 महीने के कामों को है उनको जनता तक पहुंचाए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करे और ऐसा कोई लूज पोल ना रहे, ताकि ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद लगे कि अगर हमने ये काम पहले किया होता तो कुछ और जो है स्थिति उस वक्त बन सकती थी। ये बात पिछले कल भी
कही गई है। और आज भी जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं, प्रमुख हैं, उनको भी ये बातें यहाँ पर जो है संगठन की तरफ से कही जाएंगी। मंगल पांडे जो प्रदेश प्रभारी है वो यहाँ पर निर्देश देंगे और आने वाले समय के कुछ कार्यक्रमों को भी उनकी रूपरेखा भी तैयार की जानी है इसमें, जिसमें चाहे भाजयुमो की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें और जो बाकी भाजपा के संगठन है उनकी बात करें, तो वो कैसे जो है उनके कार्यक्रम आने वाले समय में होने हैं, विधानसभा स्तर पर वो कार्यक्रम होने हैं या फिर जो जिस तरह से जिला स्तर के कार्यक्रम, रैलियां या सम्मेलन है, वो कार्यकर्ता सम्मेलन है, वो करवाए जाने हैं। इसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। कुल मिलाकर दूसरा दिन है और आज फाइनल अंतिम जो रोड मैप है लोकसभा चुनाव के लिए, उसका खाका जो है यहाँ पर खींचा जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि जब बैठक खत्म हो जाएगी तो उसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी अमित। जी और प्रदीप, एक और चीज यहां पर जानना लाजमी है कि अमित शाह के दौरे को लेकर जो अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, क्या पहले दिन, मीटिंग के पहले दिन क्या कुछ साफ स्पष्ट हो पाया है कि अमित शाह कब हिमाचल दौरे पर पहुंच रहे हैं, या फिर मान लिया जाए कि उनका दौरा एक बार फिर से पोस्टपोन होता दिखाई दे रहा है, टलता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अमित, देखिए जो पिछले कल की बैठक हुई है उसमें कुछ लग रहा है कि दौरा जो है वो टल सकता है और काफ़ी लंबे समय के लिए टल सकता है। लेकिन हालांकि सभी विधायकों ने अपनी अपनी बातें भी रखी है। मंत्रियों के साथ भी जब अलग से मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा जब मंगल पांडे ने की तो उसमें भी कुछ बातें सामने आई हैं कि हो सकता है कि दौरा इस बार टल सके, क्योंकि इस वक्त जो है मानसून सत्र है, संसद का मानसून सत्र भी चला हुआ है जो अगस्त के मध्य तक चलना है। तो ऐसे में उनकी व्यस्तता भी है, क्योंकि एक दिन का हिमाचल का कार्यक्रम रहना है। और अभी इस वक्त अगर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो काफी राज्यों के कार्यक्रम उनके पूर्व निर्धारित हैं। इसी वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि उसको टल सकता है। और विधायकों ने भी यहाँ पर बातें कही हैं, जो यहाँ पर मैसेज जो यहाँ पर एक दिया गया वो यही दिया गया कि जो है दौरा टल सकता है। लेकिन जो है जैसे ही यहाँ का मानसून सत्र हो जाता है उसके बाद को लेकर जो है दौरा अब हो सकता है। जी अमित। बिल्कुल प्रदीप, नजर बनाए रखें आज की बैठक पर भी, आगे वे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया। और वहीं रोहतांग टनल के उद्घाटन में अभी वक्त लगेगा। जी हां, रोहतांग टनल का निरीक्षण कर लौटे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक टनल है जो कि पूर्व पीएम अटल जी का सपना पूरा करेगी। अब इस टनल के आगे भी 3 टनल्स और बनाई जाएंगी जो चीन को आंखें दिखाने के लिए काफी हैं। लेकिन सरकार इन सर्दियों में रोहतांग टनल से छोटे वाहनों को गुजारेगी ताकि सर्दियों में रोहतांग का संपर्क शेष दुनिया से ना कट सके। मुझे ये सौभाग्य मिला कि जो अटल जी का एक स्वप्न था कि लाहौल स्पीति जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता है मौसम खराब होने की वजह से, टनल का रास्ता करना चाहिए ताकि 12 महीने वहाँ लोगों के साथ संपर्क जो है वो बना रहे, आना जाना उनका जो है आसान हो जाए। और सौभाग्य मुझे इस बात का प्राप्त हुआ कि टनल बनने के बाद एक मुख्यमंत्री होने के नाते पहली बार मुझे उस टनल के रास्ते से जाकर के लाहौल जाने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि वो टनल ऐतिहासिक एक विकास की दृष्टि से अपनी एक भूमिका निभाने वाली है। और वहीं बद्दी के कड़ुआना गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किसान अपने खेतों में खाद लगाने के लिए गया था और उसी दौरान उसे खेतों में एक युवती का शव दिखाई दिया। ये शव नग्न अवस्था में था। किसान ने इस बारे में सूचना पंचायत प्रधान और पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भिजवा दिया है। शव अभी तक किसका था इस बारे में पता नहीं चल पाया। युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई। ऐसी आशंका लेकिन जरूर जताई जा रही है कि युवती के साथ रेप करके, बलात्कार करके उसकी हत्या के बाद शव को खेतों में फेंक दिया गया होगा। बहरहाल पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। पाया कि गांव कड़वाना के खेत में आम के पेड़ के नीचे एक युवती का गला सड़ा शव बरामद हुआ, जिसका आइंदा आईजीएमसी में टीम ऑफ डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की लाश बरामद की गई है। नग्न अवस्था में ये लाश बरामद की गई है। कोई भी कपड़ा नहीं था युवती के शरीर पर। पुलिस अनुमान फिलहाल यही लगा रही है कि इस युवती के साथ पहले रेप हुआ और उसके बाद इस लाश को यहां खेतों में फेंक दिया गया। फिलहाल क्या कुछ परिस्थितियां रही होंगी या फिर सबूत जुटाने के लिए लाश का पोस्टमार्टम
करवाया जा रहा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भिजवा दिया गया है। वहीं पुलिस कह रही है कि मामले की तफ्तीश लगातार की जा रही है। जल्द ही इस मामले की गहराई तक पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन खेतों में युवती का ऐसे संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। लोग इस बात को लेकर हैरान हो रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जहां पर ऐसी कोई वारदात बीते रोज या बीते दिनों के दौरान सामने नहीं आई, वहां पर इस प्रकार से युवती का शव मिलना कहीं ना कहीं बता रहा है कि क्राइम ग्राफ इस क्षेत्र में बढ़ सकता है या फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। युवती की शिनाख्त के लिए फिलहाल उस बारे में जांच की जा रही है। और वहीं न्यूज 18 की एक मुहिम रंग लाई है। शिमला के मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रही पद्मा करीब 2 साल बाद कर्नाटक अपने घर जा सकेगी। जी हां, पद्मा मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। आखिर पद्मा की क्या मजबूरी रही कि उसे यूं पागलों के बीच रहना पड़ा, इसी को दर्शाती पेश है एक रिपोर्ट। रंग लाई न्यूज 18 की मुहिम। कर्नाटक की पद्मा 2 साल बाद जाएगी घर। करीब 2 साल से शिमला के मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रही कर्नाटक की पद्मा को घर वापस लौटने की आस जगी है। पद्मा कर्नाटक के हासन जिले के छोटे से गांव कमलापुरा की रहने वाली है। मजबूरी के चलते पद्मा इस सेंटर में रह रही थी। भाषा की दिक्कत के चलते कभी उसकी कोई बात नहीं समझ पाया, लेकिन न्यूज 18 की मुहिम और एक एनजीओ की मदद से पद्मा अपने घर जा पाएगी। जब पद्मा के मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचने की कहानी को न्यूज 18 ने दिखाया तो कर्नाटक सरकार ने मैसूर के उपायुक्त ने पद्मा को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास के निर्देश दिए। हाँ, काफी देर से इनका केस चला हुआ है और जो है कर्नाटका में उनके कन्नड़ न्यूज़पेपर्स में और डेक्कन हेराल्ड पेपर में उन्होंने जो है उसको कवरेज दी है और सीएम कर्नाटका ने जो है वो डीसी मैसूर को निर्देश दिए हैं, जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन है। आई स्पोक टू द डीसी मैसूर ऑल्सो एंड ही हैज अश्योर्ड कि भाई अगले हफ्ते तक जो है वो टीम भेज देंगे और पेशेंट को वापस वो कर्नाटका ले जाएंगे मैसूर। आपको बता दें कि पद्मा का असली नाम उच्चमा है। पद्मा नाम उसे मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर के कर्मचारियों ने दिया। पद्मा यहाँ कैसे पहुँची? दरअसल पद्मा की शादी हासन के पालिया गांव में हुई थी। पद्मा के पति ने शादी के कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली और उसे घर से निकाल दिया और वो अपनी माँ के घर चली गई। कुछ समय बाद पद्मा की माँ बीमार रहने लगी। पद्मा ने अपनी माँ का इलाज करवाना चाहा। इलाज करवाने के लिए पद्मा ने जैसे तैसे कुछ रुपए जोड़े, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ चोरों ने पद्मा के रुपए छीन लिए और उसे बेहोश कर ट्रेन में फेंक दिया। वो ट्रेन पद्मा को चंडीगढ़ ले आई। जब पद्मा को होश आया तो उसने अपने आप को एक नई जगह पर पाया। यहाँ पद्मा की भाषा समझने वाला कोई नहीं था और पद्मा को हिंदी नहीं आती थी। पद्मा चंडीगढ़ से कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंची और फिर 2016 में उसे शिमला के मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया, जहां वो पूरी तरह से ठीक होने के बावजूद ऐसे माहौल में उसे रहना पड़ा। फिर एक एनजीओ को पद्मा के बारे में पता चला कि वो कर्नाटक की रहने वाली है और कैसे वो यहाँ आ पहुंची, जिसके बाद एनजीओ ने कर्नाटक सरकार से संपर्क किया और डीसी ने पद्मा को वापस उसके घर लाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया और अगले 1 हफ्ते तक पद्मा को उसके घर पहुंचाने का विश्वास जताया। शिमला से रेशमा कश्यप, न्यूज 18 हिमाचल।